बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मिनट, असल में यहाँ होता है वेटिंग लिस्ट। यहाँ वेटिंग लिस्ट होता है जिसके वजह से प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कल वाला काम रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए, जो नहीं आ सके थे उनको आइडिया हो जाए। सो कल मैंने ये पढ़ाया था, मतलब कल से पहले मैंने ये पढ़ाया था कि सेल्स किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, हमने ये कर लिया था। परचेजेस कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमने ये भी कर लिया था। जब आपके पास सेल्स आ गई, परचेजेस आ गई, तो पेपर में ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री भी दी हुई होती है। तो इट मींस आप ग्रॉस प्रॉफिट भी क्या नाम है आराम से निकाल सकते हो। ग्रॉस प्रॉफिट के लिए सेल चाहिए होती है, एंड देन सेल के बाद आपको ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री चाहिए होती है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री क्वेश्चन में गिवन होती है, एंड सेल परचेज आपको निकालनी पड़ती है। इसका मतलब ये कि जीपी निकल जाएगा, यस और नो? ये बेटा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आसानी से निकल जाएगा अगर हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। मसला ये आता है कि इनकम स्टेटमेंट में कुछ और चीजें भी आती हैं। लाइक इनकम स्टेटमेंट में क्या होता है, एक्सपेंसेस भी आते हैं। इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंसेस भी आते हैं। अब एक्सपेंसेस हम कैसे मालूम करें, तो उसके लिए हम जो हमारे पास ट्रिक होती है वो ये होती है कि एक्सपेंसेस दो तरह के होते हैं। एक्सपेंसेस दो तरह के होते हैं। एक एक्सपेंसेस होते हैं कैश आइटम्स, एक एक्सपेंसेस हमारे वो होते हैं जिनमें आप बाकायदा पेमेंट्स कर रहे होते हैं, कैश पेमेंट्स कर रहे होते हैं। और कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो नॉन कैश आइटम होते हैं। ठीक है, कैश आइटम कौन से होते हैं? जैसे आपने कोई रेंट है, ठीक है, रेंट के अलावा वेजेस है, वेजेस के अलावा जैसे इंश्योरेंस है। ये वो एक्सपेंसेस है जिनमें बाकायदा आपकी जेब से पैसा जा रहा होता है। तो सर मुझे इन एक्सपेंसेस का कैसे पता लगेगा कि मेरे एक्सपेंसेस कितने बनते हैं? तो पेपर में वो आपको बैंक अकाउंट बना के देता है। पेपर में वो क्या करता है, बैंक अकाउंट आपको बना हुआ देता है, वो क्वेश्चन में बना हुआ होता है। तो उसने आपको बैंक अकाउंट दिया होगा, एंड बैंक की क्रेडिट साइड पे आपके पास रेंट आ रहा होगा, बैंक की क्रेडिट साइड पे वेजेस आ रहे होंगे, बैंक की क्रेडिट साइड पे इंश्योरेंस आ रही होगी, बैंक की क्रेडिट साइड पे बहुत सारी पेमेंट होंगी, बहुत सारी पेमेंट होंगी। मतलब हमने कोई इक्विपमेंट खरीदा होगा, उसकी पेमेंट भी होगी। हमने कोई ट्रेड पेबल को दिया होगा पैसा, उसकी पेमेंट भी आ रही होगी। लाइक ट्रेड पेबल को कोई पैसे दिए हैं, वो भी आ रहा होगा। हमने कोई नॉन करंट एसेट खरीदा है, उसकी पेमेंट भी आ रही होगी। तो आपने क्या करना है, जब आप इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो हमें एक्सपेंसेस चाहिए होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चाहिए होते हैं। रेवेन्यू वो एक्सपेंसेस जो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज का पार्ट होते हैं, जो बिजनेस की ऑपरेशन के लिए जरूरी होते हैं, बिजनेस नॉन करंट एसेट की वैल्यू मेंटेन करने के लिए जरूरी होते हैं। सो हम वो एक्सपेंसेस लेते हैं जिनका ताल्लुक इनकम स्टेटमेंट के साथ है, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नेचर के होते हैं। हम वो एक्सपेंसेस नहीं लेते जिनका ताल्लुक नॉन करंट एसेट के साथ है। मतलब अगर आपने कोई नॉन करंट एसेट खरीदा है, लाइक इसमें देखें ये नॉन करंट एसेट पे हमने पैसा लगाया है, ये नहीं आएगा। इसी तरीके से ट्रेड पेबल को जो आपने पेमेंट की, ये नहीं आएगा क्योंकि ये परचेज में एडजस्ट हो जाता है। तो हम कौन से एक्सपेंसेस लेंगे? हम ये रेंट वाला लेंगे, ये वेजेस लेंगे, ये इंश्योरेंस लेंगे। मैं रिपीट कर दूं, उसने बैंक अकाउंट दिया होगा, बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आपके पास रेंट आ रहा होगा, वेजेस आ रहे होंगे, इंश्योरेंस आ रहा होगा। आपने इन तीनों को कलेक्ट कर लेना है, इन तीनों को सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपने क्या करना है, जब इनकम स्टेटमेंट आप बनाएंगे तो आप रेंट लिखिएगा। अगर रेंट यहाँ पे 10,000 लिखा हुआ था तो आप 10,000 लिखिएगा, और इसके अंदर आप एडजस्टमेंट्स कीजिएगा। यहां तक मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? जी सर। ठीक है, यहाँ उसने वेजेस दिया हुआ है 8,000, आप वेजेस 8,000 लिख दीजिएगा, और इसके अंदर क्या कर दीजिएगा, एडजस्टमेंट्स कर दीजिएगा। ठीक है, इसी तरीके से इंश्योरेंस दिया था 6,000, आप 6,000 ये इंश्योरेंस लिख दें। मैं सवाल भी करवा रहा हूँ लेकिन आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। आप 6,000 लिख दें और इसके अंदर आप एडजस्टमेंट्स कर दीजिएगा। सर एडजस्टमेंट का क्या मतलब है, क्या ख्याल है विजय बेटा? जो हमारा रेंट पूरे साल का बनता हमने वही दिया होगा, या कम या ज्यादा भी हो सकता? विजय बेटा, जो जी हमारा सर। पूरे साल का रेंट
क्या हमने वही पे किया होगा, एग्जैक्ट वही पे किया होगा, या ऊपर नीचे भी हो सकता है, ज्यादा भी दे सकते हैं, कम भी दे सकते हैं, क्या ख्याल है? सर वही दिया होगा ना, फिक्स होता है ना रेंट। रेंट फिक्स होता है, जाहिर सी बात है ना, वही दिया होगा। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है, जैसे अभी कोरोना वायरस है, काफी सारे लोगों ने रेंट नहीं दिया, अगर आपको जहन में हो। बिजनेस में सिचुएशन आती रहती है, कभी कभार हमारा रेंट का सिस्टम ऐसा होता है कि हमें एडवांस एक साथ देना पड़ता है, 3 महीनों का रेंट एक साथ देना पड़ता है, कभी कभार ऐसा भी होता है। तो हो सकता है हमने दिसंबर में 3 महीनों का रेंट दिया, और दिसंबर का भी, जनवरी का भी, फरवरी का भी, ऐसा भी हो सकता है। नेक्स्ट ईयर का जो जनवरी फरवरी उसका रेंट भी दिया, ठीक है ना। सो बताने का मेरा मकसद है कि जरूरी नहीं है कि हमने फिक्स दिया हो, होता है ऐसे ही फिक्स दिया होगा, लेकिन हो सकता है कि हमने जो रेंट वगैरह वो ज्यादा पे कर दिया हो या कम पे कर दिया हो। तो सर ये हमें कैसे पता लगेगा? नीचे उसने इंफॉर्मेशन में दिया होगा कि रेंट कोई अक्रूड एंड रेंट कोई प्रीपेड है या नहीं है। अक्रूड का मतलब है कि हमने अभी तक नहीं दिया, अक्रूड का मतलब होता है ओविंग, आपको वो पेपर में अक्रूड दे देगा कि साल के आखिर में इतना अक्रूड है। अक्रूड का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, अक्रूड का मतलब होता है ओविंग, यानी अभी तक नहीं दिया। अगर मैं किसी एक्सपेंस की बात कर रहा हूं तो मैंने सर्विसेज ले ली है, सर्विसेज ले ली है, लेकिन मैंने अभी तक पैसे नहीं दिए। तो मुझे बताएं, साल के आखिर में अगर कोई रेंट ओविंग है, यानी रेंट हमने अभी तक नहीं दिया और हमने सर्विसेज दी है, तो वो हमारी इनकम स्टेटमेंट में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए विजय बेटा? उसका ताल्लुक इस साल के रेंट से है, लेकिन दिया नहीं हमने अभी तक, कहना चाहिए सर। है ना? देखो इनकम स्टेटमेंट जो है ना पूरे साल की बनती है, इनकम स्टेटमेंट पूरे साल की बनती है, तो रेंट पूरे साल का जाएगा। तो अगर आपने कोई रेंट अभी तक पे नहीं किया और वो अक्रूड है, आपने कोई रेंट पे नहीं किया और वो अक्रूड है, तो वो क्या होगा? वो आपने पुराने रेंट के अंदर उसको क्या करना होगा? ऐड करना होगा। तो साल के आखिर में उसने कोई भी आपको रेंट दिया हो, कोई भी एक्सपेंस अक्रूड दिया हो, मैं क्लोजिंग का वर्ड लिख रहा हूँ, साल के आखिर में कोई भी उसने क्लोजिंग अक्रूड दिया हो, तो हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। वो हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। यहां तक मेरे साथ है गाइस? जी सर। जी। इसी तरीके से सर प्रीपेड भी होता है, इसी तरीके से हमारे पास क्या होता है? प्रीपेड भी होता है। सर प्रीपेड क्या है? प्रीपेड का मतलब है हमने ज्यादा दे दिया है, हमने अगर कोई एक्सपेंस वगैरह है तो हमने उसके पैसे दे दिए हैं, अभी तक पैसे दे दिए हैं, और वो पैसे इसके अंदर शामिल है, वो पैसे इसके अंदर शामिल है, लेकिन हमने सर्विसेज नहीं ली, सर्विसेज अगले साल लेंगे। दूसरे लफ्जों में अगर साल के आखिर में कोई प्रीपेड आ रहा है तो इसका मतलब ये कोई एक्सपेंस है, वो इस साल का नहीं है, अगले साल का है, इस साल का नहीं है, अगले साल का है, लेकिन पैसे हमने दे दिए हैं और वो पैसे इसके अंदर क्या है? शामिल है। तो जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो सिर्फ हम इस साल की बनाते हैं। अगर 2019 की बात करो तो 2019 के ही एक्सपेंस आएंगे। अगर कोई एक्सपेंस 2020 का है, कोई एक्सपेंस प्रीपेड है, तो वो नहीं आएगा। तो इसके साथ क्या करना चाहिए? माइनस करना चाहिए, प्लस करना चाहिए? ईश्वर बेटा लेस करना चाहिए। माइनस। लेस, सर पिछले माइनस साल का प्रीपेड प्लस करेंगे और इस हाँ साल का वो प्रीपेड माइनस करें। इन शॉर्ट में बता रहा हूँ, आपने करना क्या होगा, आपको बैंक में एक्सपेंसेस दिए होंगे, कैश के अकाउंट में एक्सपेंसेस दिए होंगे, वो आपने लिखने हैं। अगर कोई एडजस्टमेंट है तो वो एडजस्टमेंट करनी होगी, नहीं है तो एज इट इज लिखते हैं। तो रूल ये है, जो अक्रूड होता है हमेशा ऐड होता है, साल के आखिर वाला बेटा, साल के आखिर वाला अक्रूड हमेशा ऐड होता है, और साल के आखिर वाला प्रीपेड हमेशा माइनस होता है। हो सकता है वो आपको ओपनिंग भी दे, इसी अक्रूड का क्या करे? ओपनिंग भी दे, इसी अक्रूड का आपको वो ओपनिंग भी दे दे, मतलब ओपनिंग अक्रूड भी आपको दे दे। तो उसमें हम क्या करते हैं? अपोजिट करते हैं। अगर साल के आखिर वाला अक्रूड ऐड होता था तो ओपनिंग अक्रूड फिर क्या होगा ईश्वर बेटा? ओपनिंग अक्रूड माइनस होगा। माइनस होगा, ठीक है। इसी तरीके से वो आपको साल के शुरू वाला प्रीपेड दे दे, साल के शुरू वाला प्रीपेड दे दे। तो साल के आखिर वाला प्रीपेड क्या होता था? माइनस होता था। साल के आखिर में जो भी प्रीपेड होता था वो माइनस होता था, क्योंकि वो इस साल का नहीं होता था। तो ओपनिंग के साथ हम क्या करेंगे फिर? सर प्लस करेंगे। प्लस करेंगे। अच्छा जी बेटा, मैं इन शॉर्ट बता दूं, ये मैं समझा रहा हूँ सारा, टेंशन नहीं लीजिएगा, मैं पूरा क्लियर कर रहा हूँ। आपको ये दोनों याद करना है, सिर्फ ये दो याद कर लें बस, कि साल के आखिर में कोई अक्रूड है तो वो ऐड करते हैं, साल के आखिर में कोई प्रीपेड है तो वो माइनस करते हैं, बस। बाकी आपका जहन वैसे ही काम कर लेगा, आप जहन से सोचेंगे हो जाएंगे बाकी। तो साल के आखिर में कोई भी एक्सपेंस है, अक्रूड है, आउटस्टैंडिंग है, ओविंग है, अभी तक हमने नहीं दिया, तो एक्सपेंस वो इस साल का है, भले पैसे नहीं दियो, हम ऐड करेंगे इसको। और साल के आखिर में कोई भी प्रीपेड दिया हम क्या करेंगे?
माइनस करेंगे। यहां तक मेरे साथ है? सर आप टॉपिक कौन सा पढ़ा रहे हैं? जी मैं सर। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड पढ़ा रहा हूँ। जी गाइस, मेरे साथ हैं विजय बेटा? जी सर। जी ठीक है सर। ये ओपनिंग अक्रूड क्यों माइनस करते हैं, ओपनिंग प्रीपेड क्यों प्लस करते हैं, इसके पीछे कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ओपनिंग अक्रूड का मतलब ये है, अक्रूड का मतलब है ओविंग, और ओपनिंग का मतलब है कि ये पिछले साल का था। ये अक्रूड जो है हमारे पास, ये पिछले साल का था, इस साल का नहीं था। ठीक है, तो ये हम माइनस कर देते हैं क्योंकि हमने पैसे उसके इस साल पे किए होंगे। तो हमारे पास अमाउंट क्या हो जाए, एडजस्ट हो जाए। वो पैसा है जिसका ताल्लुक सिर्फ इस साल से हो। मतलब इन शॉर्ट बताने का मतलब है, हमने जो भी पेमेंट की है, सुनिएगा बेटा, हमने जो भी पेमेंट की है, ये पेमेंट सिर्फ इस साल की आनी चाहिए। मतलब जिसका ताल्लुक एक्सपेंस, जो एक्सपेंस है उसका ताल्लुक इसी साल से होना चाहिए। ये जो पैसे हमने पे किए, हो सकता है इसमें कुछ पैसे पिछले साल के बकाया हो। तो ओपनिंग अक्रूड क्या बोल रहा है कि इस साल जो अपने पैसे पे किए हैं, इसमें कुछ पिछले साल से रिलेट करते थे, कुछ एक्सपेंस पिछले साल का था, लेकिन पेमेंट आपने इस साल की है, इसीलिए हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। ठीक है, तो ओपनिंग अक्रूड का ताल्लुक किससे, पिछले साल से है, इसीलिए हम माइनस करते हैं, पास्ट से इसका। और क्लोजिंग प्रीपेड का ताल्लुक नेक्स्ट ईयर से है, इसीलिए हम क्या कर रहे होते हैं, इसको माइनस कर रहे होते हैं, इन दोनों को। क्लोजिंग प्रीपेड का मतलब क्या है, नेक्स्ट ईयर का एक्सपेंस है, लेकिन पेमेंट हमने अब की है। और ओपनिंग अक्रूड का मतलब क्या है, पास्ट ईयर का एक्सपेंस है, लेकिन पेमेंट हमने इस साल की है। पिछले साल का बकाया था, लेकिन भरा हमने इस साल है। इसीलिए क्या नाम है, ये दोनों क्या होते हैं, माइनस हो रहे होते हैं। जबकि ओपनिंग प्रीपेड का मतलब क्या है, ओपनिंग प्रीपेड का मतलब पेमेंट आपने पहले की थी, लेकिन एक्सपेंस इस साल का है। पेमेंट आपने पहले की थी, लेकिन एक्सपेंस ये इस साल का है, तो ये इसके अंदर शामिल नहीं है, ये आपके 10,000 में शामिल नहीं है। इसकी पेमेंट आप पहले कर चुके हैं, इसीलिए हम इसको प्लस करते हैं। यहां तक बेटा मेरे साथ है? जी सर। अच्छा, इसका एक और तरीका भी है, मैं एक और तरीका ये बता देता हूँ। बाकी आप लोगों को बोलूंगा, सिर्फ आप ये दो चीजें याद कर लें कि अक्रूड हमेशा ऐड करते हैं, और प्रीपेड हमेशा माइनस करते हैं, और क्लोजिंग बाकी ओपनिंग आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, इसका एक और तरीका भी है कि एक्सपेंस कैसे मालूम करेंगे। आप टी अकाउंट बनाएं, आप टी अकाउंट बनाएं। अक्रूड जो होता है वो लाइबिलिटी होता है, अक्रूड क्या होता है, लाइबिलिटी होता है। तो उसका ओपनिंग बैलेंस किस साइड आएगा, हमारा बेटा? जी सर दोबारा रिपीट कर सकते हैं आप सवाल? जो अक्रूड होता है, अक्रूड हो गया, ओविंग हो गया, वो हमारी लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी। जी ठीक है, लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस किस साइड आता है, लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस किस साइड आता है? क्रेडिट साइड पर सर। क्रेडिट साइड पर आता है, क्रेडिट साइड पे। लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस, ट्रेड पेबल का ओपनिंग बैलेंस किस साइड आता है, क्रेडिट साइड पे। और क्लोजिंग बैलेंस किस साइड आता है, डेबिट साइड पे। तो अगर पेपर में उसने आपको अक्रूड दिया हो, ओपनिंग भी दिया हो, और क्लोजिंग भी दिया हो, तो क्लोजिंग आप लिखें डेबिट साइड पे, ओपनिंग आप लिखें क्रेडिट साइड पे। ये ओपनिंग मैंने क्रेडिट साइड पे लिखा है, और क्लोजिंग मैंने डेबिट साइड पे लिखा है। इसी तरीके से प्रीपेड क्या होता है, प्रीपेड हमारा एसेट होता है। प्रीपेड क्या होता है, हमारा एसेट होता है। एसेट का ओपनिंग बैलेंस कहाँ आता है, डेबिट साइड पे। और एसेट का क्लोजिंग बैलेंस कहाँ आता है, क्रेडिट साइड पे। तो आप क्या करें, एसेट का ओपनिंग बैलेंस इस साइड लिखें, प्रीपेड का क्लोजिंग बैलेंस इस साइड लिखें। फिर जो आपने पेमेंट की है, जो आपने पेमेंट की एक्सपेंस वगैरह की, वो आप लिखें डेबिट साइड पे। दोनों साइड का टोटल करें, दोनों साइड का टोटल करेंगे तो आपके पास एक्सपेंस आ जाएगा, जो कि इनकम स्टेटमेंट में जाना चाहिए। ठीक है, मैं एक एग्जांपल कराता हूं, आप ये नोट डाउन कर लें। गाइस, मैं आगे जाऊं, एग्जांपल करवाऊं? एक जी सेकंड। सर। जी, ओके। मैं एक एग्जांपल कराता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, सारी चीज क्लियर हो जाए। फॉर सपोज वो मुझे देता है कि ये बैंक अकाउंट है, और बैंक अकाउंट में रेंट लिखा हुआ है 10,000, इंश्योरेंस आ रही है 20,000, ठीक है, और वेजेस आ रहे हैं 5,000, ठीक है, ओके, बल्कि 15,000 कर देते हैं वेजेस। और नीचे आपको वो कहता है कि हमारे पास जो है 1 जनवरी और 31 दिसंबर,
1 जनवरी को हमारे पास रेंट प्रीपेड आ रहा था 1000 का। ये 1 जनवरी का मतलब ओपनिंग, ठीक है बेटा, और क्लोजिंग आ रहा था 2000। और रेंट के अंदर हमारी बहुत सारी जगह रेंट पे थी, तो रेंट अक्रूड आ रहा था या रेंट ओविंग आ रहा था साल के आखिर में 1500 का। ठीक है, इसी तरीके से इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस प्रीपेड आ रहा था 500 और साल के आखिर में आ रहा था 1500। इसी तरीके से वेजेस, बल्कि वेजेस का कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो हमें एक्सपेंस लिखने होंगे। तो सवाल ये है कि सर एक्सपेंस में कितना अमाउंट जाएगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं, तो आपने क्या करना है, पहले नोट डाउन करना है कि कौन कौन सी चीज इनकम स्टेटमेंट में आएगी। उसने बहुत सारी पेमेंट दी होगी बैंक के अंदर, हमें वो लेनी है जो इनकम स्टेटमेंट में जाती है, जिनका ताल्लुक डे टू डे एक्टिविटीज के साथ है, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो रेंट है, इंश्योरेंस है, वेजेस है, ये तीनों जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, अब आते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं रेंट। बेटा गौर से देखिएगा, अब हमें इनकम स्टेटमेंट में लिखना है कि हमारा रेंट कितना जाएगा। इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट 2 कॉलम होती है। तो रेंट देखें कितना दिया हुआ उसने, 10,000 दिया हुआ है। अब इसमें एडजस्टमेंट, तो मैंने आपको बताया अक्रूड, साल के आखिर में कोई भी अक्रूड हो, ऐड होगा माइनस होगा विजय? साल के आखिर में कोई भी अक्रूड हो, ऐड होगा या माइनस होगा? ऐड होगा सर। ऐड होगा, शाबाश। तो हम चेक कर लेते हैं क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस ये वाले हैं, ये क्लोजिंग बैलेंस है। तो साल के आखिर में अक्रूड है, यस सर, सर ये 1500 अक्रूड आ रहा है, तो उसको हम ऐड कर देंगे। इसी तरीके से साल के आखिर में कोई प्रीपेड, साल के आखिर में कोई प्रीपेड वो भी दिया हुआ, वो कितना है, 2000। तो ये क्या होता है, ये माइनस होता है। प्रीपेड का मतलब ये पैसे इसके अंदर शामिल हैं 10,000 में, लेकिन इस साल से रिलेट नहीं करते, इस साल से रिलेट नहीं करते। तो अगर क्लोजिंग प्रीपेड जो है, ये क्लोजिंग प्रीपेड था ये वाला, ये क्या होता है, माइनस होता है। तो ओपनिंग प्रीपेड क्या होगा बेटा, उसका उलट होगा। अगर क्लोजिंग प्रीपेड आपके पास क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो ओपनिंग प्रीपेड उसका उलट होगा। तो क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे यस सर। या? यस सर, तो हम ऐड कर देते हैं 1000। तो ये हमारे पास हो जाएगा, आप टोटल कर लें, बताएं कितना आया। 10,500। जी बेटा, 10,500 से। 10,500, शाबाश बेटा। इसी तरीके से हम दूसरे पे आते हैं, हमारे पास दूसरा आइटम है, क्या नाम है, इंश्योरेंस। ये टी अकाउंट से भी हो सकता है, लेकिन वो फिर टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है, इसलिए हम डायरेक्ट करवाते हैं कि क्लोजिंग अक्रूड ऐड करो और क्लोजिंग प्रीपेड माइनस करो। ठीक है, बाकी बेहतर है, बहुत ज्यादा चीजें हो, कॉम्प्लिकेटेड हो, फिर तो टी अकाउंट बनाना चाहिए, वो भी हम सिखा देंगे। सो इंश्योरेंस हमारे पास कितना आ रहा है, 20,000 आ रहा है, हम 20,000 लिख देते हैं। इंश्योरेंस में सर प्रीपेड दिया हुआ है, तो आप मुझे बताएं, साल के आखिर में अगर कोई प्रीपेड हो तो वो क्या करते हैं, यास्मीन बेटा, साल के आखिर में अगर कोई लेस। प्रीपेड लेस करते हैं, तो हम लेस करेंगे एंड ओपनिंग क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक सो ये हो जाएगा हमारे पास 20,500 एंड 19,000 हो जाएगा शायद, ऐसा ही है। ईश्वर बेटा, ईश्वर बेटा आप यहीं पर हैं या चले गए? सर यहीं पे हूँ। अच्छा यहीं पे हो, ठीक है। वेजेस, वेजेस हमें दिए हुए 15,000 और कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो एज इट इज हम 15,000 लिख देंगे, एज इट इज हम 15,000। यहां तक मेरे साथ है, ये वाली बात जी क्लियर हो सर। गई? जी सर। अच्छा, इसी तरह इनकम के साथ भी करना है। अगर एक्सपेंस कहाँ आता है, क्रेडिट साइड पे आता है, तो इनकम डेबिट साइड पे बैंक की आ रही होती है। कोई इंटरेस्ट रिसीव है, कोई रेंट रिसीव है, उसमें भी यही रूल है, अक्रूड आपने ऐड करना है, प्रीपेड आपने माइनस करना है। हम सवाल करेंगे, चीजें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, अच्छा जी, अब आते हैं एक और चीज आखिरी। ये तो हो गया हमारे पास कि सर कोई कैश आइटम है उसको कैसे डील करना है, अगर कोई नॉन कैश आइटम है उसको कैसे डील करेंगे। एक्सपेंस जरूरी थोड़ी है जो कैश वाले जाते हो, हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं अक्रूवल बेसिस पे। तो हर वो एक्सपेंस जो हमारे इस साल से रिलेट करता हो, भले हमने पे नहीं किया, लेकिन हम लिखते हैं। जैसे कि आपके पास है डेप्रिसिएशन है, ठीक है, डेप्रिसिएशन आपका एक्सपेंस है। ठीक है, बैड डेट आपका एक्सपेंस है। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपका एक्सपेंस है। डिस्काउंट
अलाउड आपका एक्सपेंस है, लॉस ऑन डिस्पोजल आपका एक्सपेंस है। सर इनके बारे में कैसे पता चलेगा? तो ये तो आपको दिए होंगे जो बता रहा हूँ, बेड रेट आपको दिया हुआ होगा, डिस्काउंट लॉट आपको दिया होगा, बैंक के अंदर नहीं होगा, वैसे दिया होगा, ठीक है। अच्छा जी, लॉस ऑन डिस्पोजल आपको निकालना पड़ेगा, उसके लिए एक फॉर्मूला याद कर लो हमेशा के लिए, जिंदगी आसान करने के लिए एक फॉर्मूला याद कर लो, वो है सेल प्रोसीड्स माइनस बुक वैल्यू इज इक्वल टू, अगर प्लस में आंसर आ रहा है तो प्रॉफिट है, और माइनस में आंसर आ रहा है तो ये लॉस है। सेल प्रोसीड का मतलब क्या है? उसने बैंक के अंदर बताया होगा, बैंक के अंदर बताया होगा हमने कोई नॉन कैश बेचा है, डेबिट साइड पे बताया होगा, वो सेल प्रोसीड है कि उसके अगेंस्ट पैसे कितने मिले, और बुक वैल्यू उसकी औकात, वो था कितने का। अगर डेप्रिसिएशन आप लोगों ने पढ़ी हो तो आप सबको बुक वैल्यू का सर आइडिया होगा। बुक वैल्यू जी का वो फॉर्मूला कौन सा था? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग वाला? ओपनिंग नहीं माइनस नहीं परचेज? नहीं 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 बेटा, बुक वैल्यू जो थी ज्यादातर इनकम रिकॉर्ड में दी हुई होती है, अगर नहीं दी हो तो फिर कैलकुलेट करनी पड़ती है, वो एक अलग चीज है। वो जब सवाल आएगा उसमें मैं आपको दोबारा क्लियर करके बता दूंगा, ठीक है। अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, अभी हम एक सवाल कर लेते हैं। अभी आपको सवाल में बुक वैल्यू दी हुई होगी, इतना बड़ा इशू नहीं है। नहीं दी हुई हो तो उसका फिर तरीका ये होता है कि जिस साल हमने खरीदी थी उस साल से लेकर अब तक कितनी डेप्रिसिएशन हुई है। मतलब उसका तरीका ये होता है कि हम क्या करते हैं, कॉस्ट में से टोटल डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, तब जाके हमें क्या नाम है, बुक वैल्यू मिलती है। लेकिन ये थोड़ा आपको सिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। अगर आपको एडेप्शन याद नहीं है, नो इश्यूज, मैं आपको अलग से सिखा दूंगा। ये यहाँ तक मेरे साथ है? जी सर। बुक वैल्यू के वैसे वजह मतलब होता है उसकी औकात, उसकी वैल्यू, हमारे नजदीक उसकी बुक, हमने जो उसको डेप्रिशिएट किया है, डेप्रिशिएट करके उसकी कितनी वैल्यू है। तो आप जब पेपर करेंगे तकरीबन आपको बुक वैल्यू दी हुई होगी, सवाल के अंदर बुक वैल्यू दी हुई होगी, ठीक है। अच्छा जी, सर डेप्रिसिएशन के ऊपर आते हैं। ओ, प्रोविजन फॉर डॉक्टर डेट के बारे में आते हैं। सर ये कैसे करेंगे? उसने आपको परसेंटेज दी हुई होगी, वो परसेंटेज आप ट्रेड रिसीवेबल के ऊपर अप्लाई कर देना, आपके पास प्रोविजन फॉर डॉक्टर डेट आ जाएगा कि उसमें इंक्रीज कितना हुआ है, डिक्रीज कितना हुआ, वो फिर आपको आगे आता है। ज्यादातर इनकम रिकॉर्ड में पुराना बैलेंस नहीं दिया होता, प्रोविजन फॉर डॉक्टर डेट का पुराना बैलेंस नहीं दिया होता। आपको ट्रेड रिसीवेबल दिया होगा, ट्रेड रिसीवेबल पे परसेंटेज लगा देंगे, जो अमाउंट आ जाएगा वो अपने एक्सपेंस में लिखना होगा, जो अमाउंट आ जाएगा वो अपने एक्सपेंस में लिखना होगा। यहां तक मेरे साथ है? जी सर। अच्छा, डेप्रिसिएशन के ऊपर आते हैं। सर डेप्रिसिएशन कैसे फाइंड करेंगे? तो या तो परसेंटेज दे देगा, एसएलएम करो, आरबीएम करो, लेकिन ज्यादातर वो परसेंटेज नहीं देता, तो हम क्या करते हैं, एक मेथड होता है जिसको हम कहते हैं रीवैल्यूएशन मेथड। रीवैल्यूएशन मेथड, ठीक है। रीवैल्यूएशन मेथड में हम क्या करते हैं, ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं जो उसने नॉन करंट एसेट का दिया होता है, उसमें कोई परचेज किया हो हमने वो ऐड करते हैं, कोई डिस्पोजल किया हो उसकी बुक वैल्यू माइनस करते हैं, और जो हमारे पास साल के आखिर में क्लोजिंग आता है वो भी हम माइनस करते हैं। एट द एंड जो आंसर आता है वो हमारे पास होता है डेप्रिसिएशन। एट द एंड जो आंसर आता है हमारे पास वो क्या कहलाता है, डेप्रिसिएशन, ठीक है। बेटा जिन लोगों ने डेप्रिसिएशन नहीं पढ़ी उनको थोड़ी परेशानी हो रही होगी, इट्स ओके, मैं आप लोगों को डेप्रिसिएशन अलग से कवर करवा देता हूँ, ठीक है। बाकी मेरी वीडियोस मौजूद हैं यूट्यूब पे, डेप्रिसिएशन की शुरू से लेकर आखिर तक मैंने समझाया उसमें, सिर्फ एक वीडियो मिसिंग है, वो मैं, हाँ हाँ जी बेटा, डिस्पोजल बुक वैल्यू लिखेंगे, डिस्पोजल की। बुक वैल्यू लिखेंगे, बुक वैल्यू, ठीक है। तो ऐसा अगर ये आपने लिख लिया तो मैं आपको एक सवाल करवा रहा हूँ ताकि डेप्रिसिएशन क्लियर हो जाए आपकी। लिख लिया बेटा? यस सर। जी सर। मैं आपको एक एग्जांपल करवा रहा हूँ ताकि आपको डेप्रिसिएशन क्लियर हो जाए, उसमें सारी चीजें डाल रहा हूँ, ठीक है। फिर हम सवाल करेंगे, क्लास थोड़ी सी टाइम एक्सटेंड हो जाए। 1 जनवरी एंड ये लिखा हुआ है 31 दिसंबर, यहां मैं लिखता हूं इक्विपमेंट 10,000, यहां लिखता हूं 20,000, ठीक है। ओ
8,000। यहां मैं लिख रहा हूं फॉर सपोज मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल लिख देता हूं 15,000 और यहां लिखता हूं मैं 14,000। नीचे उसने बैंक अकाउंट दिया हुआ है, बैंक अकाउंट के अंदर उसने कुछ चीजें बताई होंगी, लाइक बैंक अकाउंट में बहुत सारी चीजें थी, लिखा हुआ था इक्विपमेंट, इक्विपमेंट हमने कोई 5,000 का नया इक्विपमेंट खरीदा था, एंड फिर लिखा था मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल हमने 3,000 की नई खरीदी थी, ठीक है। और यहाँ लिखा हुआ है उसने बहुत सारी चीजें डेबिट साइड पे, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है मोटर व्हीकल 2,500। ये मोटर व्हीकल बेची, उसके पैसे हैं, ये सेल प्रोसीड है। और नीचे उसने कहा है कि a motor vehicle was disposed of having book value, या was sold having book value, ठीक है। बुक वैल्यू हम रख देते हैं 15 प्लस 3,000 18,000, हैविंग बुक वैल्यू 6,000 कर देता हूँ, ठीक है। उसकी बुक वैल्यू कितनी थी? 6,000 थी। हमने एक मोटर व्हीकल बेचा था, उसकी बुक वैल्यू 6,000 रुपए थी, ठीक है। अच्छा जी, अब सवाल ये कि डेप्रिसिएशन बताएं कितनी आ रही है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं डेप्रिसिएशन किसकी, इक्विपमेंट की निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इक्विपमेंट की निकालते हैं। ठीक है, इक्विपमेंट की ओपनिंग वैल्यू कितनी है बेटा? ओपनिंग वैल्यू कितनी है बेटा? 10,000। 10,000, हम 10,000 लिख देते हैं, ठीक है। प्लस करेंगे अगर हमने कोई परचेज किया है। सर परचेज कहाँ से पता लगेगा? पेमेंट से पता लगेगा, बैंक से पता लगेगा कि आपने उसकी वो जो परचेज किया था उसकी कॉस्ट कितनी थी। तो बैंक के अंदर आपके पास इक्विपमेंट आ रहा है 5,000, मतलब हमने 5,000 पे किए थे और इसके अलावा कोई चीज है ही नहीं, तो इसका मतलब 5,000 ही हमारी उसकी कॉस्ट थी जो हमने परचेज किया था, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्या माइनस करते हैं? डिस्पोजल एंड क्लोजिंग वैल्यू। डिस्पोजल एंड क्लोजिंग वैल्यू, सर डिस्पोजल में उसकी बुक वैल्यू माइनस होगी। क्या माइनस होगी? बुक वैल्यू। ये वाली वैल्यू मत माइनस करना, ये तो सेल प्रोसीड है, मतलब बेचा कितने का है। तो हम क्या माइनस करेंगे? उसकी बुक वैल्यू, क्योंकि ये भी बुक वैल्यू पे, ओपनिंग भी बुक वैल्यू पे आ रहा है, ओपनिंग भी बुक वैल्यू पे आ रहा है, जो इसका क्लोजिंग है वो भी बुक वैल्यू पे आएगा। तो आपका जो सोल्ड है वो पुराना आइटम है, वो भी बुक वैल्यू पे आएगा। तो बुक वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास? 6,000 आ रही है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्लोजिंग वैल्यू कितनी आ रही है? 14,000 आ रही है। अच्छा जी, इसमें मैंने मिस्टेक की है। सर आप डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट की निकाल रहे हैं और आपने बेची तो हमने मोटर व्हीकल है। जी 8,000 है सर। अरे ओके 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 ओके, सॉरी 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 यार, मैं खुद बोला मैंने किया क्या। चले जी, डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट की निकाल रहा हूँ। 10,000 प्लस हमने इक्विपमेंट कितने का बाय किया था? 5,000 का, एंड देन माइनस कर देंगे, ये प्लस करेंगे एंड माइनस करेंगे 8,000। जी बेटा बताएं कितना आया? 7,000. 7,000। यहाँ तक मेरे साथ है? 10,000. अच्छा, जी मोटर सर। व्हीकल का पहले वैल्यूज चेक करूं, क्योंकि वैल्यूज मैंने अपने खुद वैल्यूज लिखी में हैं। थोड़ी गड़बड़ है क्योंकि हाँ डेप्रिसिएशन नेगेटिव आ रही है। वैल्यूज में सही कर रहा हूं। इसको 14,000 नहीं रखते, इसको हम रख देते हैं 15 प्लस 3 18, 18 में से 6 निकल गया तो बाकी बचे 12, एंड इसको 10,000 कर देते हैं या 9,000 कर देते हैं, ठीक अब सही है सर। है, ठीक है। वो मैंने थोड़ी मिस्टेक कर दी थी, कोई इशू नहीं। अच्छा जी, अब आते हैं इसके ऊपर, मोटर व्हीकल के ऊपर। मोटर व्हीकल ओपनिंग वैल्यू कितनी है?
15,000 प्लस हमने कोई नया मोटर व्हीकल खरीदा, यस सर 3,000 का खरीदा, ठीक है। ये यहाँ से पता लगेगा, पेमेंट से पता लगेगा नया जो मोटर व्हीकल है। हमने कोई बेचा है, यस सर, तो सर उसकी बुक वैल्यू लेंगे, जो हमने बेचा है उसकी बुक वैल्यू लेंगे, तो सर बुक वैल्यू ये रही, ये बुक वैल्यू, तो 6,000 हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, एंड देन 9,000 भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब बताएं कितना आंसर आया। सर 3000। 3,000। सर उसके अलावा भी एक एक्सपेंस है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन डिस्पोजल। प्रॉफिट एंड लॉस ऑन डिस्पोजल, हमने कोई चीज बेची भी तो है ना, वो भी तो एक एक्सपेंस है ना, वो भी तो आना है ना। तो सर हमने जो चीज बेची थी उसकी सेल प्रोसीड कितनी थी, यानी कितने का बेचा था वो हमने 2,500 का बेचा था, और उसकी बुक वैल्यू कितनी थी, उसकी बुक वैल्यू 6,000 थी। ये देखें आप, 3500 लॉस। ये देखें, तो इसका मतलब माइनस में अगर आंसर आ रहा है तो ये हमारे पास क्या है, लॉस है। तो माइनस में आंसर आ रहा है तो सर ये हमारा लॉस है, ठीक है। 2500 ये वाली माइनस, बात फिर से समझो। ये समझा। देखो हमें डेप्रिसिएशन के साथ साथ अगर हमने कोई डिस्पोजल किया है, अगर हमने कोई चीज बेची है, तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड के अंदर हमें उसका प्रॉफिट एंड लॉस भी निकालना होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस निकालने का सिंपल सा तरीका है, पहले आप लिखें सेल प्रोसीड। सेल प्रोसीड, पहले आप लिखें सेल प्रोसीड, मतलब आपने वो कितने का बेचा, उसके अगेंस्ट पैसे कितने रिसीव किए। तो वो हमें कैसे पता लगेगा, वो हमें डेबिट साइड से पता लगेगा, बैंक की डेबिट साइड से पता लगेगा। तो वो हमने कितने का बेचा है, वो हमने 2,500 का बेचा है। तो मैंने क्या किया, मैंने 2,500 नीचे लिखे, फिर माइनस करेंगे उसकी औकात, हमारे नजदीक उसकी वैल्यू कितनी थी, हमारे नजदीक उसकी वैल्यू कितनी थी, हमारे नजदीक उससे हमें कितने बेनिफिट मिलने थे। तो वो कितने आ रहे हैं हमारे पास, बुक वैल्यू का मतलब होता है आप उस मशीन की औकात, आपके नजदीक उस मशीन की वैल्यू कितनी है। तो आपके नजदीक उस मशीन की वैल्यू कितनी आ रही थी, 6,000 आ रही थी, ये क्वेश्चन में गिवन था, तो वो मैंने माइनस कर दिया। तो आपके नजदीक मशीन की वैल्यू कितनी थी, ये कहलाती है बुक वैल्यू। तो मैंने 2,500 में से 6,000 माइनस किया, मुझे 2,500 रुपए मिले और मेरे नजदीक मशीन की वैल्यू 6,000 थी। इसका मतलब मुझे कितने का लॉस हुआ, 3,500 का लॉस हुआ। माइनस में आंसर आ रहा है तो लॉस है, प्लस में आंसर आ रहा है तो फायदा है। तो अगर कोई लॉस ऑन डिस्पोजल हुआ है तो वो एक्सपेंस में जाएगा, अगर वो कोई प्रॉफिट हुआ है तो वो अदर इनकम में जाएगा। विजय बेटा, मेरी ये बात क्लियर हुई? जी सर। अगर आप लोगों की हिम्मत हो तो एक सवाल करें जल्दी से। जी सर। ठीक है, कोई क्लास तो नहीं है आप लोगों की? नहीं सर। नहीं, चलिए बेटा मैं देखूं कौन गया है, यहाँ से गया कौन है, ठीक है। चलिए जी, एक सवाल करते हैं, मैं आपको पेपर बता देता हूँ। ये पेपर है हमारे पास, कौन से साल का पेपर है, ये नोट डाउन कर लें पेपर आप लोग जो है, ये वाला है अक्टूबर नवंबर 2012 और ए लेवल का पेपर है बेटा। कब बन है? अक्टूबर नवंबर 2012 ए लेवल का पेपर है, ए लेवल का, ठीक है। अगर आपके पास नुमान मलिक की बुक हो तो क्वेश्चन नंबर 13 है उसका, ठीक है बेटा। बेटा ओ लेवल के बच्चे परेशान नहीं हो आप लोगों, यानी आप लोगों की तैयारी और अच्छी हो जाएगी। सो मैं क्या नाम है, टॉपिक पूरा करने के बाद आपके सवाल अलग कराऊंगा, ए लेवल के सवाल अलग कराऊंगा। तो ये आसान सवाल है जो मैं करवा रहा हूँ, मुश्किल नहीं है, ठीक है बेटा। दुआ बेटा, आपको बात समझ में आ रही है? जी सर। ओके, चले जी, ये सवाल करते हैं। इसमें जिसने पहला पार्ट बोला है, पहले वो देख लेते हैं बनाना क्या है। पहले बोला है कैपिटल फाइंड करो, ओपनिंग कैपिटल फाइंड करो। क्या फाइंड करो? ओपनिंग कैपिटल फाइंड करो। तो सर कैपिटल कैसे फाइंड करते हैं? एसेट माइनस लायबिलिटी। एसेट माइनस लायबिलिटी, ठीक है जी। अच्छा जी, सो 1 मई 2011 ये ओपनिंग बैलेंस है। प्रीमिसेस क्या होता है? एसेट। बैंक क्या है? एसेट। ट्रेड रिसीवेबल क्या है? एसेट। ट्रेड पेबल लायबिलिटीज। इक्विपमेंट क्या है? एसेट। रेंट प्रीपेड, प्रीपेड हमेशा एसेट होता है। रेंट प्रीपेड क्या है? एसेट। इन्वेंट्री एसेट। तो मुझे बता सकते हैं कैपिटल कितना है? एक ही चीज माइनस करनी है आपने, सिर्फ ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ रेड, ये माइनस करना है, बाकी सारे ऐड करना है। आप एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल लिखें, और एसेट में लिखिएगा 1,00,000, फिर 8,000, फिर 26,800, फिर प्लस 24,000, फिर प्लस 1,200, फिर प्लस 16,800, एंड देन इसमें से माइनस कर दीजिएगा आप
21,200। अगर आप लोगों के सर पास कैलकुलेटर सर हो कैपिटल जी है 1,55,600। जी बेटा, बाकी लोगों के पास ये आंसर आ रहा है? जी सर। विजय बेटा, जी सर। आगे आंसर तुम्हारे पास? जी कैपिटल जब भी फाइंड करना हो, एसेट माइनस लायबिलिटी, सिंपल। इसमें ये होता है कभी कभार वो बैंक की फिगर आपको नीचे नहीं देता, बैंक की फिगर आपको यहाँ पे नहीं देता, बैंक की फिगर ऊपर दे रहा होता है, इधर दे रहा होता है, इधर। तो इसका ख्याल करना है, वो मैं दिखा दूंगा आपको सवाल के लिए, ठीक है? अच्छा जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट, ये 4 मार्क्स का सवाल था, फ्री के मार्क्स थे यार, फ्री के थे। नेक्स्ट पार्ट में बोल रहा है इनकम स्टेटमेंट बनाओ। तो सर इनकम स्टेटमेंट जब बनाएंगे तो हमें सेल्स चाहिए होगी, सारी चीजें चाहिए होंगी। अब एक चीज देखिएगा इसके अंदर, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, अब भी बता दूं, पेपर में जब भी सवाल आता है, एक तो वो आपको रिसीट एंड पेमेंट देगा, मतलब बैंक अकाउंट देगा आपको। तो ये ऊपर देखें, ये रिसीट्स आ रही हैं, ये पेमेंट्स आ रही है, मतलब बैंक अकाउंट आपको दिया हुआ है। और उसके अलावा ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस देगा एसेट एंड लायबिलिटी का। ये तो डन है, ठीक है, ये आपको देगा। तो सर सेल्स कैसे फाइंड करें? तो क्या सवाल में ट्रेड रिसीवेबल है? यस सर है, ओपनिंग भी है और क्लोजिंग भी है। तो इसका मतलब ये है कि हम क्रेडिट सेल्स भी हम क्या करेंगे, ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट बनाएंगे। तो सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट में आता है सेल्स। तो हम सेल्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे बेटा, ट्रेड रिसीवेबल का अकाउंट बनाएंगे, ठीक है? ट्रेड रिसीवेबल हमारा एसेट होता है, तो सबसे पहले आप बैलेंस बीडी लिखेंगे। बैलेंस बीडी कितना है? 26,800, ठीक है? अच्छा जी, फिर क्या लिखेंगे बेटा? बैलेंस सीडी लिखेंगे। बैलेंस सीडी कितना है हमारे पास? 24,800। बेटा मेरे साथ हैं, आवाज आ रही है मेरी ईश्वर? जी सर। ओके, अच्छा जी। उसके बाद सर हम क्या लिखेंगे? हमने ट्रेड रिसीवेबल से पैसे कितने रिसीव किए, पैसे कितने रिसीव किए सर, ये मुझे कैसे पता चलेगा? ये मुझे पता चलेगा, यहाँ पे आप जाके डेबिट साइड पे देखिए, बैंक की रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल 40,000, ये वाला अमाउंट लिखूंगा मैं क्रेडिट साइड पे, क्योंकि मेरा रिसीवेबल कम हो जाता है जब मैं पैसे रिसीव करता हूँ। उसके अलावा सर और कोई चीज है? डिस्काउंट अलाउड, सेल्स रिटर्न, ये इन्फॉर्मेशन से पता लगेगा, इन्फॉर्मेशन से पता लगेगा। सो अगर आप इन्फॉर्मेशन देखें तो थर्ड नंबर एंट्री में कह रहा है कि डिस्काउंट अलाउड हुआ है 7,200 का। डिस्काउंट अलाउड से रिसीवेबल कम होता है, तो ये हम कहाँ लिखेंगे? ये हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, ठीक है? एंड दोनों साइड का टोटल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी क्रेडिट सेल्स। क्या आ जाएगी? क्रेडिट सेल्स। जी बेटा, कितनी है? सर ये आई 45,200। अच्छा, ये क्रेडिट सेल्स है बेटा, और भी सेल्स होगी, ठीक है? 45,200 200। ये हमारे पास आ गई क्रेडिट सेल्स। सर इसके अलावा और भी सेल भी हो सकती है ना, कैश सेल्स भी तो हो सकती है ना। तो सर हमें कैसे पता लगेगा कैश सेल्स है या नहीं है? तो बैंक की डेबिट साइड पे देखें और पूरे सवाल को आप गो थ्रू करें। तो अगर हम बैंक की डेबिट साइड पे देखते हैं तो आपको एक अननोन चीज नजर आती है, वो है हमारे पास ये कैश सेल्स 2,60,000। अच्छा, अगर ये लिखा हुआ तो मैं जस्ट ऐड कर दूंगा क्रेडिट सेल्स में इसको। अगर सिर्फ यही चीज होती तो मैं क्या करता, 2,60,000 को क्रेडिट सेल्स में ऐड कर देता तो मेरे पास टोटल सेल्स आ जाती। लेकिन नहीं, नीचे एक एडजस्टमेंट है, थर्ड नंबर हाँ में आप सर। पढ़े। हाँ, थर्ड नंबर में क्या कह रहा है? द सेल्स फिगर डज नॉट इंक्लूड, यानी ऊपर जो आपके पास कैश सेल्स से पैसा है ना, वो डज नॉट इंक्लूड 18,000। ये जो 2,60,000 रुपए ना, इसमें 18,000 रुपए शामिल नहीं है। सर वो कहाँ गए? वो क्यों शामिल नहीं किए आपने? वो क्यों बैंक के अंदर नजर नहीं आ रहा है? उसके पीछे रीजन बता रहा है। यानी हमने बैंक में सारे पैसे नहीं जमा किए थे। उसमें कह रहा है कि 6,000 तो वो खा गया, शोनवू जो है, घर लेके चला गया, और उसने बाकी जो पैसे थे वो वेजेस के अंदर दिए। मतलब बताने का मतलब है, इस 18,000 में से 6,000 रुपए की उसने ड्राइंग की थी, और 12,000 रुपए उसने क्या किए थे? वर्कर को दिए थे, और बाकी पैसे बैंक में जमा किए थे। इसका मतलब असल में जो कैश सेल से पैसा आया था वो 2,60,000 नहीं आया था, वो 2,60,000 प्लस 18,000, कितना पैसा आया था असल में सर बेटा? 2 सुनिए, लाख। 278। हम क्या करते हैं, हमारे पास जो कैश सेल्स होती है ना, वो पैसा बैंक में जमा करते हैं।
जितने भी दुकानदार हैं जो उनके पास आज कैश सेल्स में पैसा आता है वो बैंक में जमा करते हैं। तो यहाँ ये ऊपर बैंक अकाउंट है जो डिटेल है, क्योंकि नीचे बैंक का बैलेंस भी आ रहा है। तो इसने बैंक में 2,60,000, लेकिन नीचे वो कह रहा है कि ऊपर जो पैसे आ रहे हैं इसमें 18,000 रुपए शामिल नहीं है। मतलब वो कैश सेल्स का ही पैसा था, लेकिन वो हमने इधर उधर कर दिया, कुछ ड्राइंग कर दी, कुछ हमने वेजेस में दे दिया, बाकी पैसे जमा किया। तो असल में जो कैश सेल्स हुई थी वो कितनी हुई थी? 2,60,000 प्लस प्लस कितना है हमारे पास? 18,000। ये कितना हो जाएगा? 2,78,000। ये हो जाएगी हमारी सर माइनस नहीं कैश करेंगे? सेल्स। माइनस क्यों करेंगे? डज नॉट इंक्लूड का वर्ड यूज करना, डज नॉट इंक्लूड। तो सर ये तो इसमें 6,000 जो है अपने यूज के लिए रखे हैं और बाकी के 12,000 तो उसने वेजेस के लिए दिए हैं ना, तो माइनस नहीं ठीक होगा? यार, हमें तो ये मतलब है हमारी केसेस हकीकत में हुई कितनी थी, ठीक है ना? वो माइनस तो उसने किया हुआ है ना, जो बैंक में पैसे जमा किए तो माइनस करके किए ना उसने। तो असल में पैसा आया तो 2,78,000, उसमें से उसने क्या किया? 6,000 ड्राइंग की, 12,000 जो थे वेजेस में पे किए, बाकी पैसे उसने बैंक में जमा किए। तो बैंक में तो 2,60,000 का इम्पैक्ट पड़ा। जी, वो जो आप बोले ना माइनस हम पेमेंट करते हैं, जो कैश सेल्स है वो तो हकीकत में आपकी उतनी ही रहेगी। तो बेटा टोटल सेल्स कितनी आई? सर 3,23,200। 2,78,000 प्लस 45,200। सो टोटल सेल्स कितनी आ गई हमारे पास, बताएं? 3,23,200। 200। ठीक है बेटा, यहां तक मेरे साथ हैं? 3,23,200। एक मिनट रुकिएगा खाली। जी बेटा, अच्छा जी, ओके, आगे चलते हैं। कहाँ चला गया? मुझे पेपर ओपन करना था। मेरी आवाज आ रही है बेटा? जी सर। जी सर। जी, ओके। अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास सेल्स। ये नोट कर लें बेटा, इनकम स्टेटमेंट में पहले क्या आती है? सेल्स। ये नोट डाउन कर लें, हम आगे चल रहे हैं, ठीक है? अच्छा जी, जब इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे सर और क्या चाहिए होता है? सर कॉस्ट ऑफ सेल्स चाहिए होता है। कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या चाहिए था? पहले ओपनिंग इन्वेंट्री चाहिए होती है। ओपनिंग इन्वेंट्री चाहिए होती है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री सवाल में गिवन है। ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री सवाल में गिवन है। सर कहाँ है ओपनिंग इन्वेंट्री? ये रही ओपनिंग इन्वेंट्री और ये रही क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, मैं दोबारा बता दूं, पहले हम लिखते हैं सेल्स इनकम स्टेटमेंट में, अगर आप लोगों को आती हो। पहले हम लिखते हैं सेल्स, ठीक है, 2 कॉलम बनाते हैं। फिर हम लिखते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में सबसे पहले क्या आएगा? ओपनिंग इन्वेंट्री। फिर क्या आएगा? परचेजेस। फिर क्या आएगा? क्लोजिंग इन्वेंट्री। मैं टाइम की वजह से नहीं बना रहा, ताकि आप लोग बना लें इसको घर पे जाके। तो ये आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है? अच्छा जी, तो ओपनिंग इन्वेंट्री सवाल में गिवन है, वो हम यहाँ लिख देंगे। क्लोजिंग इन्वेंट्री सवाल में गिवन है, वो हम यहाँ लिख देंगे। परचेजेस नहीं दी हुई है। सर परचेजेस के लिए क्या करेंगे? ट्रेड पेबल का पेबल का अकाउंट। अकाउंट। शाबाश, ट्रेड पेबल का अकाउंट बनाएंगे। तो ये रहा ट्रेड पेबल का बैलेंस। ओपनिंग भी है, क्लोजिंग भी है, और ट्रेड पेबल ने जो मुझे पैसे दिए हैं वो भी ये नजर आ रहा है, ठीक है? और डिस्काउंट रिसीव भी कोई है ट्रेड पेबल का, वो भी आ। जी, आप लोग बना लें, फिर मुझे बताएं कितना आंसर आया। सर आंसर आया है 2,28,000। ठीक है, सर 2,28,000। 28,000। ठीक है, शाबाश। मैं खाली लिख देता हूँ जल्दी से, 22,400 एंड पेमेंट कितनी हुई है? 2,16,000 और डिस्काउंट रिसीव आ रहा है 10,800। ऐसे ही किया था तुम लोगों ने काम? जी सर। जी बताएं सर कितना आंसर आया? सर 2,28,000। 2,28,000। ठीक है बेटा, ये आपके पास सर आ गई परचेजेस। जी बेटा। सर एक्चुअली है ना, मैं अकाउंट बना के नहीं करता, मैं मतलब इक्वेशन की तरह रखता हूँ, तो ये सही है ना सर? हाँ हाँ सही है। देखो, हम भी डायरेक्ट क्या करते हैं, जो क्रेडिट बैलेंसेस होते हैं ना, जो क्रेडिट साइड पे आते हैं वो ऐड, जो डेबिट साइड पे आते हैं वो ऐड कर देते हैं। ये भी सही है, डायरेक्ट भी बच्चे करते हैं। बीडी को माइनस कर दो, बाकी सारे आइटम ऐड कर दो। बच्चे काफी सारे ऐसे कर रहे होते हैं, वो भी सही हाँ है। सर, प्रैक्टिस हुई तो ऐसे आसान। हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। ये तो हम समझाने के लिए कर रहे होते हैं, ठीक है बेटा? अच्छा जी, यहाँ तक मेरे साथ हैं सर। अब आते हैं
जब इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे तो आप ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेंगे, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट आप लोगों के पास आ जाएगा। सर ग्रॉस प्रॉफिट के बाद क्या आता है? अदर इनकम आता है। क्या आता है? अदर अदर इनकम। अदर इनकम में सर क्या आता है? अदर इनकम में डिस्काउंट रिसीव आता है, कोई प्रॉफिट हुआ हो तो वो आता है। तो पहले हम अदर इनकम के लिए देख लेते हैं बैंक की डेबिट साइड। बैंक की डेबिट साइड, बैंक की डेबिट साइड में एक आ रहा है डिस्पोजल ऑफ सरप्लस इक्विपमेंट। तो इसमें हम देखेंगे प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, हम देखेंगे जरा। तो अगर आप नीचे जाके पढ़े तो नीचे वो कह रहा है इसमें में लॉस हुआ था। इसमें क्या हुआ था? लॉस हुआ था। लॉस हुआ तो इसका तो मतलब ये तो इनकम में नहीं एक्सपेंस। आएगा, ये एक्सपेंस में जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके अलावा सर और कोई आइटम है अदर इनकम का? यस सर, ये देखें डिस्काउंट रिसीव डिस्काउंट 10,800। तो हम यहाँ लिखेंगे डिस्काउंट रिसीव एंड यहाँ लिख देंगे 10,800, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे लेस एक्सपेंसेस। लेस एक्सपेंसेस, मैं जल्दी से करवा रहा हूँ एक्सपेंसेस का। अब एक्सपेंसेस में आपने थोड़ी होशियारी करनी है, हर आइटम नहीं लेना। बैंक की क्रेडिट साइड को देखो। बैंक की क्रेडिट साइड में वेजेस आ रहा है, यस सर। रेंट आ रहा है, यस सर, ठीक है। तो सबसे पहले हम बाकी आइटम नहीं लेंगे क्योंकि ड्राइंग का ताल्लुक एक्सपेंस से नहीं होता, ड्राइंग का ताल्लुक कैपिटल से होता है। पेमेंट टू क्रेडिट सप्लायर ये हम एडजस्ट कर चुके हैं ट्रेड पेबल के अकाउंट में। और इक्विपमेंट का ताल्लुक होता है नॉन करंट एसेट से, ये डेप्रिसिएशन में हेल्प करेगा, ये यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा जी, तो सबसे पहले आते हैं हम लोग किस पे? वेजेस के ऊपर आते हैं। वेजेस कितनी है हमारे पास? 22,000। ये वो वेजेस है जो हमने बैंक से पे किए हैं। क्या इसके अलावा भी हमने पेमेंट की होगी वेजेस की? हाँ सर बैंक के किए अलावा पर कैश वो में भी ऐड दिए है। होंगे। सर कैश में भी दिए थे ना हमने, अगर आपको याद आ रहा हो। नीचे हाँ सर 18,000 रुपए में से उसने 6,000 ड्राइंग की थी और बाकी क्या कहाँ किए थे उसने? वो वर्कर्स को दिए थे, वो कैश में दिए थे। तो वो 12,000 भी तो शामिल करने हैं ना, क्योंकि ये जो पेमेंट है हमने बैंक से की थी। तो असल में जो हमारी वेजेस बनती है वो जाएगी इनकम स्टेटमेंट में। तो 22,000 प्लस 12,000। सर जी जी बेटा। सर ये ऊपर इसने लिखा है कैश रिसिप्ट्स एंड कैश पेमेंट्स, तो ये बैंक अकाउंट है क्या सर? नहीं, हाँ ये बैंक अकाउंट है, हाँ ये बैंक अकाउंट है, ये बैंक के बैलेंस है सारे। क्योंकि अगर आप रिसीट साइड पे देखें कैश सेल्स आ रहा है। सॉरी, ये डिपेंड करता है इसके ऊपर हमारे पास, लेकिन ज्यादातर ये बैंक अकाउंट लग रहा है। ये बैंक, क्योंकि नीचे बैलेंसेस बैंक के आ रहे हैं हमारे पास। तो सर इसने यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं दी कि ये वेजेस है उसमें पहले से ऐड है या नहीं है, इसने कोई बताया नहीं है यहाँ पे। यार देखो, मैं एक मिनट दोबारा गो थ्रू कर लेता हूँ। यार जो ये रिसीट एंड पेमेंट बता रहा है ना, अगर ये अपने पास कोई रिसीट एंड पेमेंट नोट कर रहा होगा तो वो बैंक अकाउंट की नोट कर रहा होगा। अगर वो कोई रिसीट एंड पेमेंट अपने पास कोई नोट कर रहा है तो वो बैंक अकाउंट की कर रहा होगा। केस से इसका तो वो इतना खास कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर रहा होगा। सेकेंडली नीचे जो इसने बैलेंस दिया हुआ है ना, बैलेंस, वो बैंक का ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस दिया है। तुम्हारी बात सही है, ऐसा हो सकता है, लेकिन क्या नाम है, इसने नीचे बैलेंस दिया हुआ है बैंक का। अगर आप देखें अच्छा ओपनिंग बैलेंस हाँ भी सर। बैंक का दिया और क्लोजिंग बैलेंस बैंक का दिया हुआ है। हाँ दूसरा सर। तरीका, चलो एक और तरीका है, तुम्हें ये चेक करना है ये बैंक का है या नहीं है। तो बैंक का ओपनिंग बैलेंस है 8,000, ऐड कर दो, ये सारे आइटम ऐड कर लो और ये सारे आइटम माइनस कर लो। बैंक का ये बैलेंस आ रहा है नहीं आ रहा, चेक करो एक बार, कैलकुलेटर जरा घुमाओ तुम, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बैंक का ओपनिंग बैलेंस है 8,000, 8,000 में 2,60,000 प्लस 40 प्लस 4,800, ये ऐड करो और ये सारे क्रेडिट आइटम माइनस करो और मुझे बताओ 3,200 माइनस आ रहा है नहीं आ रहा? बी क्विक, ताकि तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये बैंक अकाउंट की डिटेल है या कैश की डिटेल है। विजय बेटा मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ ताकि इसके कॉन्सेप्ट। 3,200 ही आ रहा है, माइनस 3,200 आएगा आपके पास आंसर। हाँ सर माइनस 3,200 आ रहा है। क्या मतलब ये बैंक की डिटेल है ना, ऊपर जितनी भी है ये बैंक की डिटेल है, ये सारी बैंक की डिटेल है जितनी भी दे रहा है, हाँ ये सर सारी इसकी डिटेल है, बैंक की डिटेल है, ठीक है बेटा। तो ये जो ठीक है। 22,000 हमारे पास आ रहा है ऊपर, ये जो 20,000 आ रहा है, ये बैंक के अंदर आ रहा है। ये हमने मतलब जो हमने कैश में पे किए थे वेजेस वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। तो 22,000 प्लस 12,000 ये कितना हो जाएगा बेटा? सर ये हो अच्छा इसमें जाएगा 34,000। 34,000। अच्छा बेटा, सर आपने अक्रूड एडजस्ट नहीं किया, प्रीपेड एडजस्ट नहीं किया, तो इस पूरी इन्फॉर्मेशन में उसने वेजेस अक्रूड प्रीपेड लिखा ही नहीं।
कहीं नहीं लिखा, पढ़ लें आप, तो इसीलिए मैंने हाँ एडजस्ट नहीं किया। अच्छा, रेंट पे आता है सर। रेंट हमने कितना पे किया है? 10,000। हम लिखेंगे 10,000। सर रेंट प्रीपेड भी तो है। हाँ, वो कर रहा हूँ, एडजस्ट कर रहा हूँ सर। रेंट प्रीपेड आ रहा है, तो प्रीपेड में क्लोजिंग वाला जो है हम क्या करते हैं, हमेशा माइनस करते हैं। तो क्लोजिंग वाला माइनस कर दें और ओपनिंग वाला ऐड कर दें। बताएं कितना हो जाएगा ये? 9,600। 9,600। तो हमारे पास दो एक्सपेंस एडजस्ट हो गए, एक हो गया वेजेस, एक हो गया रेंट। अब क्या रह गया सर? अब वो एक्सपेंस लिखें जो कैश में नहीं आते, लाइक सर डिस्काउंट अलाउड, ये भी तो एक्सपेंस है। ये जो लॉस हो रहा है ये भी तो एक्सपेंस है आपके पास, तो लिखें। तो हम डिस्काउंट अलाउड लिख देते हैं। डिस्काउंट अलाउड कितना है? 7,200 का। उसके बाद हमारे पास क्या हुआ है? लॉस ऑन डिस्पोजल हुआ है। लॉस ऑन डिस्पोजल कितना है? 400 का। यहां तक मेरे साथ है? ये दिया हुआ है यहाँ पे लॉस ऑन डिस्पोजल। नहीं दिया तो मैं मालूम करता, अदरवाइज वो बुक वैल्यू देता। अब आगे आते हैं डेप्रिसिएशन के ऊपर। सर डेप्रिसिएशन में क्या करेंगे? मैं जरा ये चीजें मिटा दूं, बस ये आखिरी चीज है, फिर मैं क्लास ऑफ कर रहा हूं, ठीक है? आप में से कई लोगों की क्लासेस होंगी। डेप्रिसिएशन के लिए कोई रेट नहीं दिया तो हम क्या करेंगे? ओपनिंग बैलेंस लेंगे। बेटा मेरी आवाज आ रही है? विजय, ईश्वर, जी सर। ठीक है। तो डेप्रिसिएशन के लिए हम क्या करेंगे? इक्विपमेंट का ओपनिंग बैलेंस लेंगे, दिया हुआ है। क्लोजिंग बैलेंस लेंगे, दिया हुआ है। कोई इक्विपमेंट बाय किया था, दिया हुआ है। और कोई इक्विपमेंट बेचा है तो उसकी बुक वैल्यू, बेचा है तो बुक वैल्यू। बुक वैल्यू उसने नहीं दी, बुक सर वैल्यू निकल नहीं दी, जाएगी। निकल जाएगी। हाँ, निकल सही जाएगी। निकल जाएगी। तो पहले हम लिख लेते हैं ओपनिंग बैलेंस डेप्रिसिएशन के लिए। इक्विपमेंट का ओपनिंग बैलेंस है 24,000। परचेसेस हमने की थी 20,000 की, वो बैंक की क्रेडिट साइड को देख लें। और माइनस करेंगे क्लोजिंग। क्लोजिंग कितना है? 36,400। और डिस्पोजल माइनस करेंगे। डिस्पोजल की बुक वैल्यू चाहिए। तो बेटा सिंपल सा एक रूल है, आप लोगों ने अभी सीखा था, सेल प्रोसीड माइनस बुक वैल्यू। और अगर माइनस में आंसर है तो ये क्या है? लॉस है। तो सर हम लॉस की देते हैं। लॉस कितना हुआ है हमें? -400 का। और बेचा कितने का था हमने? ये 4,800 का। और बुक वैल्यू हमें चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा? बुक वैल्यू को आप उस साइड लेके जाएं, तो यहाँ आ जाएगी बुक वैल्यू। और 4,800 में आप +400 कर दें। बताएं कितना आया ये? 5,200। 5,200। 200। इसका मतलब जो चीज हमने बेची थी हमारे नजदीक उसकी वैल्यू 5,200 थी, और हमें कितने मिले थे? हमें ऊपर मिले थे 4,800, इसलिए 400 का लॉस हुआ। ठीक है, तो बुक वैल्यू कितनी आ रही है उसकी? 5,200 आ रही है। अब बताएं डेप्रिसिएशन कितनी है? 2,400। कितनी? 2,400। बहुत आला। ये सारे एक्सपेंसेस इसके हो गए और ये इनकम हो गई। दैट्स इट, आपकी इनकम स्टेटमेंट तैयार है। ठीक है, आज के लिए इतना ही सही है। बाकी इंशाल्लाह मैं कल, हो सकता है मैं बड़ी क्लास में 2-3 सवाल कराऊं इनकम स्टेटमेंट पे, ताकि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए।